तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्लास 10th एग्जाम्पल 19। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने 3.5 तक के वीडियो अपलोड कर दिए थे, तो काफ़ी बच्चों ने कहा था कि सर एग्जाम्पल 19 बताना अलग से। तो फिर मैंने कहा और तो एग्जाम्पल सिंपल है, तो मैंने कहा एग्जाम्पल 19 बताते हैं। ये इस क्वेश्चन में पहले मैं बताने से पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का चक्कर आपको क्लियर कर दूँ। कि ये क्लियर हो जाएगा तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या मैं एक्सेस क्यों बना रहा हूँ यार, व्हाट रॉन्ग विद मी। अगर सपोज़ मैंने कहा ये इस तरीके से स्ट्रीम, जो इसमें बोला गया ना कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स होता है जो पानी की जो वेव होती है, जो लहर होती है, जो जिस डायरेक्शन में, या दो लहर जो होती है किसी ना किसी स्पीड से तो वो होती है। तो अगर मेरी आर्ट बहुत अच्छी है ये मान लीजिए एक बोट है, ये इस तरीके से, ये हाँ ये एक बोट है। अब ये बोट अगर स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है, स्ट्रीम का जो फ्लो हो रहा है, अगर सपोज इस डायरेक्शन में, और अगर आप बोट को भी इसी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। अगर आप बोट को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, जो स्ट्रीम का डायरेक्शन है, इस तरीके अगर आप इस तरफ बोट को लेके जा रहे हो तो वो होता है अप स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बात सुनो जरा, अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि जो स्ट्रीम की जो स्पीड है, सपोज मैं आपसे कहूँ ये है y किलोमीटर पर आर, और जो बोट है इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आर, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी। क्यों? ये भी इस तरफ जा रहा है और ये भी इस तरफ। जैसे आप मान लो साइकिल इस तरफ लेकर जा रहे हैं और हवा भी इसी डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हवा का भी तो फ्लो इसी डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप अपोजिट जाते हो तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, याद रखना। अच्छा, इसमें ये भी बोला गया स्टिल वाटर कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। कुछ स्टिल वाटर का मीनिंग है पानी अगर रुका हुआ है तो जो आपकी बोट की स्पीड होगी वो आपको बतानी है। क्योंकि पानी की स्पीड है तो बोट की भी स्पीड है, तो स्पीड कम ज़्यादा होगी। लेकिन स्टिल वाटर मतलब पानी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, केवल आप अभी नाव लेके जा रहे हो तो उसकी स्पीड क्या है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ अ बोट। तो बोट की स्पीड लेट कर ली मैंने x किलोमीटर पर आर, एंड लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब जो पानी की जो धारा है, वो मैंने ले लिया y किलोमीटर पर आर। यहाँ पे आप एक चीज़ और मेंशन कर दें, दैट स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मीनिंग समझ गए होंगे, पानी रुका होगा मीन्स पानी का कोई भी योगदान नहीं है, क्योंकि पानी की स्पीड हमने अलग से लेट कर ली है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी मेरी x प्लस वाई, ऐड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगी। अच्छा देखिए, अप स्ट्रीम माइनस होगा तो बच्चों को एक डाउट हो सकता है कि सर y से x करें, x से, तो एक यार अंडरस्टूड है। कह रहा y माइनस x भी करोगे बाद में आंसर माइनस में आएगा तो उसे पॉजिटिव कर देना। लेकिन x माइनस वाई इसलिए करेंगे कि बोट की स्पीड तो ज़्यादा ही होगी ना। अगर बोट की स्पीड कम है, स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा, तो जहाँ बेटा स्ट्रीम लेकर जाएगी वहीं आप डोलते रहोगे पूरे में, अपनी स्पीड तो कम ही है। जैसे मान लीजिए अगर हवा चल रही, हवा की स्पीड है 15 किलोमीटर और आपकी है 14, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको हवा अपने अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर लेकर चली जाएगी उस डायरेक्शन में। ठीक है जी। तो ये अब मैंने क्वेश्चन का डाटा लिखा हुआ। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं कि नाव है 30 किलोमीटर तो जाती है अप स्ट्रीम में और 44 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम। तो टोटल टाइम है 10 आवर्स टोटल। तो 30 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की अगर बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में जा रही है तो स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। तो टाइम क्या होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम हो, इस टाइम को सपोज हमने दे दिया t1 मान लो। अच्छा, फिर 44 किलोमीटर कहाँ जा रही है, डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें, डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 44 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई। ये सब लिख लेना किलोमीटर पर आर, ये सब चीज़ें। तो अब टाइम मान लो t2 है, तो अब कितना लेगा, 44 अपॉन x प्लस वाई। देखिए ज़रा समझते हैं, ये टाइम है कि जब वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया तो उसने कितना टाइम लिया है। ये टाइम क्या है, जो उसने डाउन स्ट्रीम में लिया उसका टाइम क्या। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो 10 आएगा। 10 आवर्स क्या है इन दोनों का। अब क्वेश्चन दिमाग में ये कि सर आपने टाइम को ही क्यों अलग लिया, स्पीड या, देखो यार स्पीड हमको पता है,
डिस्टेंस पता है, टाइम इन दोनों का टोटल है, आना जाना टोटल, आना और जाना दोनों, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 30/x - y प्लस 44/x + y कितना 10 आवर्स। ये एक इक्वेशन आ गई। अब बात कर रहे हैं दूसरी कंडीशन इसी में कि 40, अब मैं थोड़ी इसकी इक्वेशन डायरेक्ट बनाऊंगा। 44 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम का मतलब नीचे कितना आएगा -55 गए हैं डाउन स्ट्रीम में, तो टाइम कितना ले रहा 13। अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं। अब आपको x और y की, ये सेकंड कंडीशन है, अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करेगा। फिर से बताऊं इसको, 44 किलोमीटर गए अप स्ट्रीम में, मीन्स स्ट्रीम अगर इस तरफ जा रही तो आप बोट इस तरफ लेके जा रहे हैं, स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। टोटल टाइम हो गया। अब देखो इसको रिड्यूसिंग करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन क्रॉस, तो उसमें क्या होता था वेरिएबल x और y हमेशा ऊपर आते थे, इसमें नीचे है। तो कैसे करेंगे, ऐसे में हम लोग लेट कर लेंगे, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको लेट कर लेंगे। लेट 1/x - y को हमने क्या लेट कर लेते, a लेट कर लेते हैं, एंड 1/x + y को b लेट कर, मतलब कि जहाँ 1/x - y उसके लिए a लेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 30a + 44b = 10, और ये हो जाएगा 44a + 55b इसको। अब यार एलिमिनेशन लगा दो या सब्स्टिट्यूशन लगा दो, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं अब यार इसको सिंपल तरीके से अगर हम कैसे कर सकते हैं। इसमें 11 से डिवाइड करना चाहो नहीं कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, तो किसी एक को हम लोग एक जैसा कर लेते हैं। ये 33 है, इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 से डिवाइड करके कोई फ़ायदा नहीं। तो देखो अब एलिमिनेशन मेथड बोलता गया, वैसे आप लोग कर भी सकते हैं, इसको मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन इसको तो हम बता दूँ एलिमिनेशन से कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी। पर ए का कोफिशिएंट 30 इधर 40, हमें इनको बराबर करना होता है। तो अब जब बराबर नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसी में हम कर देते हैं, मान लीजिए अब इनका एलसीएम लो, कि जो एक नंबर आ जाए उसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं डायरेक्ट ही इधर कर दो 44 का मल्टीप्लाई, इधर कर 30, अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर क्या होगा 44 × 30a, इधर 44 × 44b, और ये इधर कर दो 30 का, फिर 43, तो माइनस कर दो, इससे ये माइनस हो गया, क्लियर है। अब यार इससे ये माइनस कर देंगे, तो बस 44 × 44 - 30 × 55 और 40 × -390। अब यार देखो इससे तो आप सॉल्व करो, यही ऐसे ही हमारा जो भी बी का आंसर, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो लेंदी हो, जो कंसेप्ट था वो मैंने बताया, ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी, फिर वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तब जाके एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। तो यहाँ मैंने इसका जो एग्जांपल है, तो मैं इसका जल्दी से आपको आंसर बता देता हूँ, ए और बी की वैल्यू लिख के, फिर क्या होगा आगे भी सॉल्व कर देंगे। तो कितनी आ रही है ए और बी की वैल्यू, एक आ रही है आपकी 1/5 और 1/11, इक्वेशन एकदम यही है, 1/5 और 1/11 आ रही है। अगर अब नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया होगा। अच्छा 1/x - y कितना आ रहा है 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x - y = 5, ऐसे ही 1/x + y = 1/11, x + y = 11। अब कर दो इसे, x - y कितना है 5, कैंसिल हो गया, 2x = 11 और 5 16, x कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, और y आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। ये आ रहा है आंसर 8 और 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन बस मैंने लीव किया, इसको यार आप लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो ये मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया। चलिए।